एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी की प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। तो इसमें आज हम देखेंगे इकाई 1 आरोह काव्य खंड। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको रिक्त स्थान, सही जोड़ियां, एक वाक्य में उत्तर और 3 अंक के उत्तर सभी आपको करवा दिए हैं। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 75 शब्दों में लिखिए। ये 3 अंकीय प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, कबीर के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कबीर के अनुसार अज्ञानी गुरु माया, अहंकार, धार्मिक पाखंड और बाह्य आडंबरों में विश्वास करते हैं और इसी प्रकार की शिक्षा वे अपने शिष्यों को देते हैं। इस कारण ऐसे गुरुओं की शरण में जाने में शिष्य सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते और अंधकार की गर्त में डूब जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर में दृष्टि में ईश्वर एक है। अपने इस तथ्य की पुष्टि के लिए उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला पॉइंट है, उन्होंने जो तर्क दिए हैं उसका फर्स्ट पॉइंट है, कबीर के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु है, वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। फिर सेकेंड पॉइंट है, सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। फिर थर्ड पॉइंट है, परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोग मीरा को बावरी कहते हैं क्योंकि वे कृष्ण की भक्ति में अपनी सुध बुध खो चुकी थी। कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार को भी त्याग दिया था। उसके इस कृत्य पर लोगों व परिवार वालों ने उसकी भरपूर निंदा की, परंतु मीरा तो सब सांसारिकता को त्याग कर कृष्ण की अनन्य भक्ति में रिस चुकी थी। मीरा की अनन्य भक्ति कृष्ण की इसी पराकाष्ठा का बावलेपन की संज्ञा दी गई। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक कविता में कवि ने सागर तट पर सूर्योदय वर्णन किस रूप में किया है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अर्थात कोला अपनी प्रातःकालीन लाला आभि के कारण बहुत ही मनोहर दिखता है। सेकेंड है, वह सूर्योदय के तट पर दिखने वाले आधे सूर्य को कमला के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा बताता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आंखें कविता में कवि ने किसान की पीड़ा का जिम्मेदार किन्हें बताया है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार जमींदार, महाजन व कोतवाल को बताया है। महाजन ने अपना ब्याज और ऋण वसूलने के लिए किसान के खेत, गाय, बैल और घर बार बिकवा दिए हैं। उसके जवान बेटे को मरवा दिया है। दवा के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसकी दुधमुही बच्ची भी मृत हो गई है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की याद कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं को चित्रित किया है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। घर की याद कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताओं को चित्रित किया है। पहला है, कवि ने पिता नित्य व्यायाम करते हैं, वे आज भी दंड पेलते हैं, उनकी वाणी में बादलों सी गर्जन है, वे शेर से भी घबराते नहीं। थर्ड है, कवि के पिता सहृदय, सरल तथा देशभक्त है, वे परिवार से विशेष स्नेह रखते हैं। फोर्थ है, कवि के पिता बिल्कुल स्वस्थ है और बुढ़ापा उनको छू भी नहीं पाया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, यह लोग कितने मुनासिब है हम सफर के लिए। उपरोक्त शेर में कवि आम जनता को कौन सी प्रवृत्ति की ओर इंगित करना चाहता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कवि अभावों के मध्य जी लेने की बात करता है। यदि हमारे पास पहनने के लिए कमीज नहीं होगी तो हम पाँवों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। ऐसे लोग जीवन के सफर के लिए बहुत सही होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर अथवा मीरा का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पॉइंट है, 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो इन दोनों कवियों की रचनाओं को चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे शुरू में आप कबीर की कवि परिचय देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने 2 रचनाएं बताई गई है, बीजक और साखी। इसमें भाव पक्ष है, कबीर भक्ति काव्य की निर्गुण धारा यानी कि निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर ने आत्मा परमात्मा के संबंध को सरलता शब्दों में व्यक्त किया है। कबीर ने ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। इनके काव्य में शांत रस की प्रधानता है। आत्मा परमात्मा के विलन का श्रृंगार भी शांत रस बन गया है। इन्होंने आदर्श जीवन के लिए महत्वपूर्ण नीतिपूर्ण उपदेश भी दिए हैं। फिर नेक्स्ट आता है कला पक्ष। तो कला पक्ष में कबीर की भाषा अपरिष्कृत
है उसमें पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू और फारसी आदि का विकृत रूप से प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी तथा सदुककड़ी भी कहा जाता है। कबीर ने सहज, सरल व सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। इसके काव्य में उपमा, रूपक, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों को प्रचुरता है। फिर है साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य के कवियों में कबीरदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर हम आगे देख लेते हैं। तो मीराबाई का कवि परिचय। इनकी रचनाएं हैं राग सोठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी को मायरो। इसमें से आपको दो कोई सी भी रचनाएं अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा आता है भाव पक्ष। तो इसको देखते हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त कवियत्री थी। इन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। क्योंकि इनके आराध्य श्री कृष्ण से इनका लौकिक मिलन संभव नहीं था, इसलिए इनकी रचनाएं श्रृंगार के वियोग पक्ष की है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कला पक्ष। मीरा की सभी रचनाएं गेय शैली की है। इनके पदों में राजस्थानी, ब्रज, अवधी, गुजराती के शब्दों की अधिकता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अलंकारों के प्रचुर उदाहरण इनके काव्य में है। श्रृंगार, शांत तथा करुण रस इनकी रचनाओं में मिलते हैं। साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य के कवियों में मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है राम नरेश त्रिपाठी अथवा सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। बिंदु है 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले हम कवि परिचय राम नरेश त्रिपाठी का देखते हैं। तो इसकी 2 रचनाएं हैं मिलन और स्वप्न। इसमें भाव पक्ष है राम नरेश त्रिपाठी प्रकृति के चितेरे कवि है। उन्होंने अपनी कृतियों में प्रकृति का चित्रण व्यापक, विशद और व्यापक रूप से किया है। त्रिपाठी एक बायावादी कवि है। छायावाद शैली का मानवीकरण और रूपानियत कवि की रचनाओं में यत्र तत्र विद्यमान है। फिर कला पक्ष है त्रिपाठी जी की भाषा सहज, शुद्ध और खड़ी बोली है। कविता में व्याकरण नियमों का विशेष पालन किया गया है। उन्होंने कहीं कहीं लोक प्रचलित उर्दू एवं शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में शांत रस देखने को मिलता है। इनके काव्य में अनुप्रास अलंकार है। फिर है साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य के कवियों में राम नरेश त्रिपाठी का विशिष्ट व अनुपम स्थान है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत का कवि परिचय। तो इसकी 2 रचनाएं हैं पल्लव, वीणा और गुंजन। इन तीनों में से आप कोई सी भी 2 याद कर लीजिएगा। फिर है आगे भाव पक्ष। तो पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। आपका प्रकृति चित्रण अद्वितीय है, यानी कि दूसरे किसी के समान नहीं है। उनकी अनुभूति एवं परिकल्पना इनकी प्रखर है कि प्रत्येक वर्णन चित्र बनाकर आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। प्रेम और सौंदर्य जैसा इनकी रचनाओं में मिलता है, वैसा अन्य कहीं दुर्लभ है। उन्होंने प्रगतिवाद की रचनाएं भी की है। कला पक्ष देख लेते हैं। तो अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार इनकी रचनाओं में भरे पड़े हैं। श्रृंगार रस से परिपूर्ण आपका काव्य सीधा हृदय में उतरता है। फिर है साहित्य में स्थान। तो पंत जी संपूर्ण व्यक्तित्व के चितेरे कवि रहे हैं। हिंदी साहित्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्रकृति के कवि हैं। छायावाद के आधार स्तंभों में एक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार त्यागी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। बिंदु है 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो चलिए इसका कवि परिचय देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर भवानी प्रसाद मिश्र का कवि परिचय देख सकते हैं। यहाँ पर 2 रचनाएं हैं बुनी हुई रस्सी, अंधेरी कविताएं। फिर है भाव पक्ष मिश्र जी मानवतावादी कवि है। मिश्र जी कविता उदात्त भाव और अश्रुपूरित होने के कारण जन जन के हृदय को छूती है। उनके काव्य में मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। सादगी उनके काव्य के प्राण है। इसी सादगी ने मिश्र जी को श्रेष्ठ बनाया। फिर है कला पक्ष। उनकी भाषा न एकदम साहित्यिक है, न केवल बोलचाल की। इसकी रचनाओं में प्रसाद गुण देखने को मिलता है। यहाँ करुण रस देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में अनुप्रास, रूपक अथवा आदि अलंकार को देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा साहित्य में स्थान। मिश्र जी गांधीवादी और सूर्योदयी कवि है। इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। फिर है दुष्यंत कुमार त्यागी जिनका कवि परिचय 2 रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे। फिर है भाव पक्ष। तो इसको देख लेते हैं। दुष्यंत कुमार जी की कविता में भाव को अनुभूति गहन और सूक्ष्म दोनों है। इनके गजलों में प्रेम और सौंदर्य को धरती के ठोस धरातल पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ये एक गजलकार कवि है। कला पक्ष है त्यागी जी ने अपनी कविताओं में भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। इस कारण उन्होंने तत्सम, तद्भव, देश विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का अवसर के अनुकूल प्रयोग किया है। कवि ने अपनी कविताओं में व्यंग्यात्मक से मुक्त शैली को अपनाया है। फिर है साहित्य में स्थान। तो दुष्यंत कुमार गजलकार कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। इनके हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे निम्नलिखित पद्यांश एवं संदर्भ प्रसिद्ध भावार्थ कीजिए। तो अगर आपको इनके भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या इत्यादि चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद मैं आपको इसका वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।